दिल्ली सल्तनत में अब तक हमने कंप्लीट कर लिया गुलाम वंश। इसके बाद खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी आते हैं, तो इनको देखेंगे। देखिए अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, डेट पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, लेकिन ये जो डेट दी गई है इनको तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ ही साथ इसके संस्थापक कौन है इन सभी वंशों के, इसको भी आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद कुछ अगर ज्यादातर फोकस करना है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत से, तो कम से कम खिलजी वंश और तुगलक वंश दो तो आप जरूर पढ़ लीजिए। सबसे पहले ये सभी वंश क्रम में आपको पता होना चाहिए, इसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश दोनों आपको अच्छे से इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। और ज्यादातर आपको मैं 80% की गारंटी दे रहा हूं कि 80% क्वेश्चन जो है इन्हीं दो वंशों से बन जाएंगे, अगर दिल्ली सल्तनत से कोई क्वेश्चन बनता है तो। पहले इससे जो क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे पूछ लेता है कि सबसे बड़ी आर्मी किसने स्टैब्लिश किया था, किसने स्टार्ट की सबसे पहले आर्मी रखने की, सबसे ज्यादा गुलाम किसके पास थे, तो इस सब क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद पूछ लेता है कि किसने दाग प्रथा, हुलिया प्रथा किसने स्टार्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इनसे बन जाते हैं। और इससे बन जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी, तो इन्हीं से बन जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं, आपको इनको याद रखना होगा। और साथ ही साथ इनके बिल्कुल ऑर्डर याद रखने होंगे, किस ऑर्डर में है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको देखने होंगे। देखिए अगर हम बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और इसको डेट को याद रखने की, तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से अभी के अभी याद कर पाएंगे। ये देखिए गुलाम वंश शुरू होता है 1206 में और खत्म कब होता है 1290 में। देखिए डेट्स को अगर देखें तो अच्छे से ध्यान देंगे, ये शुरू होता है 1206 में तो 1290 में खत्म हो रहा है। अब 1290 में जब खत्म हो रहा है तो यही जैसे वो खत्म हो रहा है वैसे ही खिलजी वंश स्टार्ट हो जा रहा है, और जैसे खिलजी वंश खत्म हो रहा है वैसे ही तुगलक वंश स्टार्ट हो रहा है, जैसे तुगलक वंश खत्म हो रहा है वैसे ही सैयद वंश स्टार्ट हो रहा है। तो आपने देखा कि एक खत्म तो दूसरा स्टार्ट, और जैसे खत्म वैसे स्टार्ट। तो हमने क्या किया कि इधर की डेट से याद रखने की जरूरत नहीं, इधर हमें कोई फोकस करने की जरूरत नहीं, हमें केवल यही डेट अगर याद हो, शुरू की डेट कि कब कौन सा वंश शुरू हुआ और किस क्रम में है, क्रम याद हो, तो हम आसानी से उसके अंत तक का भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि जैसे गुलाम शुरू हुआ, इसका अंत कब हुआ, अंत तभी हुआ जब खिलजी शुरू हुआ, तो खिलजी का शुरुआत पकड़ लेंगे तो गुलाम का अंत हो जाएगा, ऐसा सोच लेंगे। देखिए इसको, इस डेट को याद करना है, इस डेट को याद करने के लिए अगर आपने मेजर सिस्टम आपने देखा होगा या जानते होंगे, तो आप इसको, आप सभी कोड को जानते होंगे, ठीक है, कि 1 का कोड क्या होता है, 2 का, 3 का, 9 का, 0 तक का, 0 से लेकर के 9 तक के सबके कोड क्या होते हैं, ये सभी आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं मैं, वहां पर क्लिक करके वीडियो देख लीजिए, हाउ टू मेक निमोनिक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इन डेट को बिल्कुल एग्जैक्ट मरते दम तक के लिए अभी के अभी कैसे याद करते हैं। जैसे नाम आता है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश से गुलाम ही शब्द पकड़िए, गुलाम का मतलब भी आप समझ लीजिए क्या होता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका मतलब समझिए, अगर मतलब आप समझ रहे हैं तो आसानी से उसको कभी भी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी चाहे तो नहीं भूल पाएंगे। तो गुलाम क्या होता था आपने देखा नहीं अभी तक, तो अब तो कोई गुलामी है नहीं, गुलाम नहीं है। पहले क्या होते थे कि गुलाम होते थे, ठीक है, चाहे वो कोई भी सभ्यता पढ़ लीजिए, वहां भी स्टार्टिंग में भी गुलाम होते थे। गुलामों से क्या किया जाता था, ट्रैफिकिंग की जाती थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज भी की जाती है, लेकिन वो कोई जानता नहीं है, वो जो है अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, और लेकिन की जाती है। तो क्या करते थे पहले, अगर आपने देखा होगा मूवी क्रांति मूवी, तो क्रांति में देखा होगा कि अंग्रेज क्या करते हैं कि मनोज कुमार को बांध दिया जाता है इस तरह से, और जब जहाज पे बांध देते हैं सब, और उस समय छुड़ाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जाता है, और वहां पे देखा होगा आपने कि चप्पू चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे गुलाम होते हैं जो चप्पू चलाते हैं, उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, खाना पानी तक नहीं दिया जाता है और काम कराया जाता है। इसी तरह से आप कहीं भी देख लीजिए, बहुत सारी ऐसे साउथ इंडियंस मूवी हैं जिसमें ऐसे ही दिखाया जाता है कि माइंस में गुलामों को पकड़ के बंधक बनाया जाता है, उनसे मार पीट करके खुदाई कराई जाती है, हीरे निकाले जाते हैं, सोने निकाले जाते हैं, इस तरह से बहुत सारे उसमें मर जाते हैं बहुत सारे। तो गुलाम का मतलब समझ लिया आपने। गुलाम क्या होते हैं, गुलाम वो होते हैं जो किसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज की बोझ में दब करके किसी बड़े जमींदार की या इस तरह से उसके घर पे गुलामी करते रहते हैं, उसके काम करते रहते हैं, तो इसी तरह से होते हैं गुलाम। तो गुलाम में एक चीज आपने खास देखा कि भले उनको खाना मिले, पानी मिले, कुछ ना मिले, लेकिन उनसे काम जरूर निकलवाते हैं। जो भी बड़े लोग थे या अंग्रेज थे, सब लोग काम निकलवाते थे, यानी कि सजा पे सजा ही देते थे, बार बार सजा देते थे,
काम, खाना कुछ न करना, खाना वाना नहीं देना, लेकिन बार बार सजा देने का काम जरूर करते थे। तो इस तरह से आपने देखा गुलाम, गुलाम का नाम जैसे आए आप समझ लीजिए कि गुलामों को बार बार क्या दिया जाता था, सजा दिया जाता था, खाना पानी नहीं। तो बार बार से आप 12 लिख लीजिएगा, और सजा से देखिए, सजा मैं यहां पे लिख देता हूं, सजा। तो देखिए यहां से अगर इसको देखा जाए, एस का क्या होगा 0, ए का कुछ नहीं, जे का 6, ए का कुछ नहीं। आप 12 जो है इसके आगे लगा दीजिए, क्यों? क्योंकि बार बार इसको सजा दी जाती है। जैसे गुलाम आए, गुलाम वंश, अरे गुलाम वंश में पैदा हो गया भाई, तुझे तो बार बार सजा मिलेगी, बार बार से 12 और सजा से 06, 1206। नेक्स्ट है खिलजी वंश। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए खिलजी वंश, खिलजी से खुजली पकड़िए। पहले क्या होता है कि जब अगर छोटे हो, अपना ध्यान देंगे ना, पहले क्या होता था कि अगर किसी को खुजली हो गई तो क्या करता था, क्लास में अगर चला जाए तो उसके पास कोई बैठता ही नहीं था, सभी लोग दूर दूर भागते थे, अरे यार उसको खुजली हो गई, वो इधर उधर खाउड़ खाउड़ करता था। ठीक है, तो क्या करते थे लोग, जब किसी को खुजली हो जाती है तो वो क्या करता है, दूर रहना, दूर, सब लोग चाहते हैं उससे दूर रहें, लेकिन वो कभी दूर रहना नहीं चाहता। वो चाहता है कि नहीं हम पास आए, बार बार चाहता है कि हम पास में रहें किसी के, कि मुझे हुआ ना तो उसको भी पकड़ाओ। ठीक है, तो इस तरह से खिलजी को खुजली पकड़िए, खुजली हो जाने पर, जिसको खुजली हो जाती है आपके फ्रेंड सर्किल में, वो बार बार आपके पास आना चाहता है। क्यों? क्योंकि आपको ही पकड़ाना चाहता है, तो बार बार पास आना चाहता है। तो बार बार से आप 12 पकड़ेंगे, और पास से देखिए, पास मैंने लिख दिया, पास आना चाहता है, पी का 9, ए का कुछ नहीं, और एस का 0, और 12 को आपने स्टार्टिंग में यहां पे लगा दिया, तो 1290। तो इस तरह से हमने डेट याद किया। नेक्स्ट देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक से तू गलत, तू गलत, ऐसे ध्यान दीजिए कि तू गलत है, और जो आदमी गलत हो ना तो जबरदस्त का यानी तगड़ा नाश करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है, हमारे मोदी जी को देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं गलत है, लेकिन देखिए कितनी अच्छी ये बताते हैं। कहते हैं अभी जो स्टूडेंट्स के एग्जाम होने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड, अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, तो इन्होंने, मैंने इनका एक यूट्यूब पे वीडियो देखा, इन्होंने कहा कि देखिए जो हार्ड क्वेश्चन है उस हार्ड क्वेश्चन को पहले करो, क्योंकि हल्का तो कभी कर लोगे, लेकिन हार्ड को पहले करिए। बताओ, कोई कोई भी यानी गंवार लोग भी जानते हैं कि नहीं, पहले जो सरल है उसको करो। अगर बच्चा चलना भी शुरू करता है तो पहले क्या करता है, बकैया खींचता है ना, जो कहते हैं बकैया खींचना, इस तरह से तुरंत दौड़ने ही नहीं लगता। अगर दौड़ने लगता ना तो पता नहीं क्या होता हो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि नहीं पहले दौड़ो, तुरंत दौड़ो भैया, यानी कि मोटरसाइकिल या साइकिल ना चलाना सीखो। साइकिल चलाते हैं तो पहले कैंची चलाते हैं, पैडल मारते हैं, तो कैंची कैंची भी ना चलाओ, मतलब साइकिल ना चलाओ तो उसका तुरंत प्लेन ही उड़ाओ। ठीक है, गांव में एक कहावत है ना कि बिच्छी का मंत्र ही ना जाने और सांप के मान में हाथ डालने चल दिए, तो यही कहावत है। तो देखिए यहां पे देखिए तुगलक, तू गलत है, और तू गलत है, जो भी गलत होता है ना तगड़ा नाश करता है, तगड़ा नाश करता है। नाश तगड़ा से 13 बना लीजिएगा, बार बार से 12, तगड़ा से 13, और नाश देखिए NAS कर लिख दीजिए, नाश, N का 2, A का कुछ नहीं, S का 0, आगे तगड़ा यानी कि 13, 1320 मैंने ये लिख दिया 13, नाश, बार बार नाश करते हैं, चाहे 13 नाश कर, तू गलत है 13 नाश होगा, 13 से 13 पकड़ लीजिएगा, चाहे जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं, तगड़ा या 13 कुछ भी कर लीजिए। नेक्स्ट है सैयद वंश, जो कि 1414 में हुआ था। याद कैसे रखेंगे? सैयद, देखते हैं सैयद से शहीद पकड़िए। जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको बहुत ही सम्मान दिया जाता है, और उनको आप देखेंगे शहीद जब होते हैं लोग, तो लोग जयकारा लगाते चलते हैं, भारत माता की जय। और वास्तव में यहाँ पे जयकारा लगाना चाहिए, लेकिन रैलियों में नहीं। रैली में तो बहुत सारे ऐसे हिंदू बन रहे हैं, भाई किस बात का हिंदू, जय श्री राम, श्री राम को क्या तुमने पैदा किया है ना? देखिए मैं किसी भगवान पे वो नहीं करता, वो तो मेरे भी श्री राम है, मेरे भी हैं, सबके हैं, आपके हैं, सबके हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करिए हिंदू मुस्लिम करो और इस तरह के फालतू की बातें करो। ठीक है, आप सब कुछ हैं, आपकी नहीं भगवान है, सबके हैं, हम सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं, सबके हैं, उतना ही हक है सब पे। ऐसा नहीं कि आपने पैदा कर दिया आपके ही हैं। तो बहुत सारे सब गलत चीजें हैं, आप हिंदू मुस्लिम ना करें, केवल और केवल इंसान बने। देखिए सैयद वंश से शहीद पकड़ेंगे, जब भी हमारे देश के जवान शहीद होते हैं लोग उनके सम्मान में जयकारा लगाते हैं, और जब भी इनको ना हमेशा उतना ऊंचा दर्जा देते हैं कि उतना ऊंचा यानी कि तारों की तरह दर्जा देते हैं। तो चारों ओर बस याद रखेंगे, शहीद हो जाते हैं हमारे देश के जवान तो चारों ओर क्या मिलता है, तारों की तरह दर्जा मिलता है, यानी ऊंचा दर्जा मिलता है, तारों की तरह ऊंचा दर्जा मिलता है। याद रखेंगे चारों ओर तारों की तरह दर्जा मिलता है, चारों ओर से 14 लिख लीजिएगा, और तारों से देखिए तारा, तारा की तरह या तारों की तरह, तो जैसा भी आप याद रखें। टी का होगा 1, ए का कुछ नहीं, और आर का होगा 4, और ये 14 लगा दीजिए। चारों ओर क्या मिलते हैं, तारे, तारों की जगह, तारों का
जगह मिलती है, चाहे ऐसे कर सकते हैं जब हमारे देश के कोई भी जवान शहीद होते हैं या सैयद से शहीद पकड़े, शहीद होने पे लोग तारों का दर्जा देते हैं या चारों तरफ तारों का दर्जा देते हैं, जैसे चाहे वैसे याद करिए। नेक्स्ट है लोधी वंश। लोधी, लोधी का मतलब लोभी, लोभी पकड़ लीजिए। लोभी लोग क्या करते हैं, चारों तरफ लात खाते हैं। जहां भी अगर देख लीजिए, कोई भी लोभी को देख लीजिए, ज्यादा लोभी होगा ना, चारों तरफ लात खाएगा। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एक बार वैष्णो देवी जा रहा था, तो उस समय लगभग सन 2012 में 2012 में मैं जा रहा था। और मैं पहले क्या करता था कि किसी को वही दान पुण्य करने में बहुत ज्यादा खुले हाथ से दान पुण्य करता था, अब नहीं करता। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि हम लोग थे, मैं था, मेरे कुछ दोस्त थे, हम लोग जा रहे थे। तो उस समय एक बाबा चढ़े, कमंडल में लिए थे, वैष्णो देवी की मूर्ति लिए थे और इस तरह से ट्रेन में मांग रहे थे। तो मैंने निकाला 20 रुपए का नोट और दे दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं अपना आराम से अपने सीट पे बैठा हूं और थोड़ी देर बाद देखा कि थोड़ा सा आगे बढ़े बाबा, तब तक किसी का पर्स मार के निकल लिए। और जब पर्स मार के निकल लिए तो तब तक पकड़ लिए सब, और उन्हीं का कमंडल लेकर के उन्हीं को इतना पीटे, वहां पे टीटी ने भी मारा और सब बाहर निकाल करके फेंक दिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोभी लोग, जो भी लोभी हैं, अगर 20 रुपया मैं दिया, कोई 10 रुपया, कोई 5 रुपया, इस तरह से 10 रुपये से कम देता नहीं कोई। जब इतना मिल रहा है तो क्या जरूरत है इस तरह से करने की। तो लोभी लोग क्या करते हैं, चारों ओर लात खाते हैं, यानी चारों तरफ से लात खाते हैं। तो चारों से 14 पकड़ लीजिएगा, यहां भी चारों से 14 बनाया था आपने, और लात खाते हैं। तो देखिए लात का क्या होगा, 14, आप रहने दीजिए ऐसे ही, इसका डिकोड कर दीजिए। एल का होगा 5, ए का कुछ नहीं, टी का होगा 1, 1451 में। तो इस तरह से आपने देखा इन तीनों को, सबको फिर से एक बार डेट देख लेते हैं। गुलाम, गुलाम को कैसे रखा, गुलाम लोग हमेशा बस बार बार सजा ही पाते हैं बेचारे। ठीक है, बार बार सजा पाते हैं। तो बार बार से 12 और सजा से डेट आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट हो गई। नेक्स्ट है खिलजी, खुजली, खुजली हो जाती है तो बार बार जो भी दोस्त होता है ना, पास आना चाहता है, बार बार पास आना चाहता है, तो बार बार से 12, पास से 90 हो गया। नेक्स्ट है तुगलक, तू गलत है भाई, तू गलत है तो तगड़ा नाश करेगा, चाहे तेरा नाश हो जाएगा। बस इतना, जैसे याद रखिए, 13 से 13, चाहे तगड़ा से 13 पकड़ लीजिएगा अपने मन में, और नाश से 20 हो गया। नेक्स्ट है सैयद, सैयद से शहीद, और शहीद लोगों को पूरी सम्मान की तरफ, चारों तरफ से सम्मान मिलता है। कैसा सम्मान, चारों तरफ तारों की तरह सम्मान मिलता है। चारों से 14 पकड़िएगा, तारों की तरह सम्मान मिलता है, तो 12 से 14 हो गया। नेक्स्ट है लोधी, यानी लोभी, लोभी लोग ना चारों ओर लात खाते हैं। 4 से 14 बना लीजिएगा, और लात से 51 हो गया, L5T1। तो इस तरह से हमने डेट याद रखा। देखिए डेट ही पूछ लेगा, इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए दे देगा। मैंने कोड यहाँ पे लिख दिया था। फिर भी अगर आपको नहीं जानना है कि किस तरह से इसका यूज करते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाउ टू मेक निमोनिक, आप उस वीडियो को देख लीजिए, आप आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, अब हम फोकस करते हैं खिलजी वंश, क्योंकि हमने गुलाम वंश कवर कर लिया है। खिलजी वंश के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए खिलजी वंश में आपको जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको आप कभी मत छोड़िएगा, इसे जरूर पढ़ लीजिए। अगर कभी भी कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इतना जरूर इसको जानना आपको जरूरी है। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और 100% आपको हर एग्जाम में मिलेंगे। देखिए खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है और 1320 तक जाता है। अगर दिल्ली सल्तनत पे सबसे कम टाइम पीरियड अगर कोई बना अपना बिताया है, या टाइम पीरियड कम था किसी का, तो ये खिलजी वंश का था। वैसे मैंने डेट सबका वहां पे लिख दिया, आप उसमें देख लीजिएगा। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा किसने राज किया और सबसे कम किसने राज किया। तो सबसे कम राज करने वाले यही थे, खिलजी वंश थे। अब खिलजी वंश का इतिहास थोड़ा सा देखिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1288 में बलबन जो है गद्दी पे जब यहाँ बैठा था, तो बलबन की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मंगोल आक्रमण कर देते हैं इधर से, और आक्रमण करके बलबन को मार देते हैं और लूटपाट मचाते हैं। मंगोल जो है गद्दी पे कभी नहीं बैठते, वो राजा नहीं बनना चाहते हैं। वो लोग, उन लोगों का बस एक ही उद्देश्य होता है, लूटपाट मचाओ बस। तो ऐसे ही कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना रह करके इधर उधर टेंट डाल करके आसपास में लूटपाट करते रहते हैं, और ये लूटपाट ऐसे इनका चलता रहता है। फिर अफगानिस्तान में, क्योंकि 1288 में बलबन की मृत्यु हो जाती है, तो इधर अफगानिस्तान में खिलजी लोग थे। खिलजियों का सरदार था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन ने क्या किया, सोचा 1288 से पहले जब बलबन था, तभी इसने सोचा था कि हम दिल्ली की गद्दी पे बैठना चाहते हैं। वो दिल्ली का सुल्तान बनना चाहता था और इधर हमला करना चाहता था। और जलालुद्दीन बूढ़ा था। अब इसने क्या किया कि सुना कि दिल्ली पे तो मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, तो इसकी बेचारे की फट गई, और ये क्या हुआ, पीछे कदम खींच लिया। सोचा कि नहीं नहीं, हम आक्रमण करेंगे तो मारे जाएंगे।
तो जलालुद्दीन खिलजी पे एक बहुत अच्छी बात बैठती है कि जहां लूट पड़े वहां जूट पड़े, और जहां मार पड़े वहां भाग पड़े। तो बेचारा सोचा कि मार पड़ जाएगी तो पहले से भाग गया। अब क्या हुआ, इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अली गुरसास्त। अली गुरसास्त बहुत ही महत्वाकांक्षी तेज तर्राक था। इसने अपना नाम बदल दिया। जैसे आज बच्चे, छोटे बच्चे अगर कोई मूवी देखते हैं तो अपना नाम उसी मूवी में जो भी हीरो होता है या कार्टून में जो हीरो होता है वही नाम रख लेते हैं। तो इसी तरह से अली गुरसास्त जो था, अलाउद्दीन अपना नाम रख लिया, अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने क्या किया, अपने चाचा से कहा, ये चाहता था कि मैं इसका पद लूं, अपने चाचा का पद लेना चाहता था। इसने चाचा को कहा कि चाचा एक काम करो, आप दिल्ली पे नहीं आक्रमण कर रहे हो, मैं करूं? तो कहा कि नहीं नहीं रहने दो, उधर मंगोल गए हैं, मार डालेंगे। तो कहा कि नहीं नहीं जाने दो, जो भी होगा देखा जाएगा, मैं जा रहा हूं। तो अली गुरसास्त ने अपने चाचा से आदेश लिया और चल दिया। आया, यहां पर आक्रमण किया 1290 में। मंगोलों को दौड़ा दौड़ा के मारा, सबको खदेड़ दिया। इसके बाद यहाँ पे कैमूर शाह था, इस गद्दी पे बैठा हुआ था। गद्दी पे बैठे था, गुलाम वंश का लास्ट शासक था कैमूर शाह। कैमूर शाह को खत्म कर दिया और बैठ आया। जब मार और दिया तब चाचा को संदेश भेजाया। चाचा यहाँ से आया और गद्दी पे बैठ गया। देखो सही बैठा ना, कि जहां लूट पड़े वहां जूट पड़े, जहां मार पड़े वहां भाग पड़े। अब तो लूट पड़ी थी, आकर के बेचारा बैठ गया। खाली खाली कुर्सी थी, सोचा कोई टेंशन नहीं, बैठ जाओ, आकर के बैठ गया। ये क्या सोचा था अलाउद्दीन? अलाउद्दीन ये सोचा था कि हम जीतेंगे तो चाचा हमको कहेगा कि चलो बेटा तुम ही बैठ जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बूढ़वा खुद आके बैठ गया मजा लेने के लिए। अब क्या हुआ, कहा कि अच्छा चलो, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो ठीक है, चाचा कभी तो देगा मुझे गद्दी। लेकिन चाचा एक दिन, एक साल, 2 साल ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है कि ठीक 6 साल बाद आता है यहाँ पे, देवगिरी पे हमला करता है, देवगिरी को लूटता है। लूट करके जाता है। जब जाता है तो इस तरह से जाता हुआ है, इस रास्ते से। ऐसे जाते समय उसे एक हिजड़ा मिल जाता है, और इस हिजड़े को वो 1000 दिनार दे करके खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि वो गुलाम था, इस तरह से नीलाम हो रहा था, तो उसको 1000 दिनार, जो भी उसका मालिक था, 1000 दिनार दे करके उसे खरीद लेता है। तो जिस हिजड़े को खरीदता है उसका नाम था मलिक मनी, और बाद में उसका नाम हो जाता है मलिक कफूर। और इसे 1000 दिनार दे करके खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और 1000 दिनारी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नायाब का टाइटल दिया था। तो कई बार क्वेश्चन ये बने हैं कि नायाब का टाइटल, मलिक कफूर को नायाब का टाइटल किसने दिया था? अलाउद्दीन ने दिया था। यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी 1296 में, देखिए 1296 में ये यहां से लेकर के यहाँ पे दिल्ली आता है। और जब दिल्ली आता है तो चाचा सोचता है कि चाचा अब तो खुश हो जाएगा, यहाँ दिल्ली लूटा तब नहीं तख्त दिया, यहाँ लूटा तब नहीं तख्त दिया, अब तो देगा ही देगा। चाचा, अब चाचा की उम्र नहीं रह गई। लेकिन चाचा इसका ऐसा कुछ नहीं करता है, जलालुद्दीन बुढ़वा कुछ नहीं करता है, बैठे रहता है गद्दी पे। अब ये सोचता है अलाउद्दीन, कहता है कि अब ऐसे काम नहीं बनेगा, इसको टपकाना पड़ेगा। तो क्या करता है, मलिक कफूर को कहता है भाई टपका दे। तो मलिक कफूर इतना गजब का था कि जो कहता था पलक झपकते ही वो कर ही देता था। ठीक है, बहुत ही कातिल था, बहुत जबरदस्त का। इसने क्या किया कि इनको टपका दिया, फिरोज खिलजी को, यानी जलालुद्दीन खिलजी को टपका दिया। और टपकाने के बाद 1296 में अलाउद्दीन खिलजी जो है गद्दी पे बैठ गया और सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया। तो 1296 से लेकर के 1316 तक लगभग 20 साल, कुल 20 वर्ष जो है एक गद्दी पे यहाँ पे बैठा रहा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे, दिल्ली सल्तनत में। और ये क्या किया कि 20 वर्ष में बहुत सारे रिफॉर्म किया, उसने बैठते ही बहुत सारे रिफॉर्म किया, सुधार किया, उसको देखेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बार बार बन जाते हैं। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, यहां से ये पूछ लेता है कि इसका पहले नाम क्या था और इसने कब गद्दी पे बैठा। 1296 में बैठा, 6 साल बाद, आप ध्यान दीजिएगा। और मलिक कफूर को नायाब का टाइटल किसने दिया, ये क्वेश्चन बन जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इससे पहले क्या होता था, इसके जो सुधार हैं, सुधार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ करता था कि पहले जो है किसी भी गुलामों को, गुलाम जो भी गुलाम हुए करते थे उनको बंदी बना करके रखते थे या फिर ऐसे रखते थे। और बंदियों को, उनको जब कहीं युद्ध किसी से करना होता तो सबको खोल देते थे, चलो भाई उठा ले, जो भी भाला बर्छी कटार जो भी है सब उठा लो, चलो लड़ने मैदान में। तो सब मैदान में लड़े जाते थे, वैसे ही नंगे पुंगे, धोती कुर्ता, धोती वोती पहन करके चले देते थे लड़ने। तो इसने कहा कि नहीं, अब ये लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे चूसे हुए आम की तरह थे। गुलाम बेचारे क्या करेंगे, खाने पीने के लिए कुछ मिलता नहीं था, सही से सब सजा ही देते थे, जैसा कि आपने पढ़ा था कि गुलामों को सजा दी जाती थी। तो इसने आर्मी स्टैब्लिश किया, आर्मी बनाया। और आर्मी बनाया तो उसमें खुली भर्ती, ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम छोड़ दिया। कहा कि जो भी है हट्ठे कट्ठे मुस्टंडे सब लोग आ जाओ। तो सब लोग हट्ठे कट्ठे लोगों को भर्ती किया। और भर्ती करने के बाद ये पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सैलरी सबको दिया। पहले सैलरी नहीं दी जाती थी, सबको कहते चल भाई लड़,
तो सब लोग जा करके लड़ते थे, और जो मर जाए मरो, जो करना है करो, सैलरी थोड़ी देना है। तो इसने कहा कि नहीं, जो भर्ती हो जाएंगे, भर्ती होने के बाद जिनको हम सैलरी देंगे वो लोग थोड़ा उनके अंदर हमारे प्रति प्रेम और होगा और वो लोग अच्छे से लड़ेंगे। तो ये बहुत अच्छा सुधार किया। तो आर्मी में खुली भर्ती इसने ओपन किया और उनको सैलरी देना शुरू कर दिया। तो ये बन जाते हैं क्वेश्चन की दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले वो कौन सा सुल्तान था जिसने आर्मी का खुली भर्ती शुरू की, आर्मी रखना शुरू किया और सैलरी देना शुरू किया। तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अब इसने क्या किया कि दाग और हुलिया प्रथा भी निजात किया। अब दाग प्रथा क्या है, हुलिया प्रथा क्या है? दाग, दाग वैसे ही जैसे कि आपके कपड़े में लग जाता है, नींबू लेकर के, विम बार लेकर के, चाहे जो कुछ भी लेकर के छुड़ाते हैं, तो इसी तरह से दाग होती है। जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप समझे तो आपने देखा होगा कि गांवों में जब ना बकरे को मान लेते हैं, मन्नत उन्नत मानती हैं औरतें, तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो उनको गर्दन काटते हैं और देवी माता को चढ़ा देते हैं, और कुछ लोग होते हैं तो कान काट के छोड़ देते हैं, यानी दगीला हो जाता है, वो दाग एक तरह से होता है, कान काट देते हैं बकरे का, छोड़ देते हैं। तो इसे कहते हैं गांव वाले, अरे वो खस्सी माना हुआ है, माना हुआ खस्सी है, उसको कोई छूता नहीं है। नहीं तो गांव वाले ऐसे लोग होते हैं एकड़ काट के उसको भी खा जाएंगे। तो वो एक हो गया दाग, उस तरह से आपने समझा। एक और दाग का तरीका सुनिए। अभी तो मान लीजिए योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गाय छोड़ दिए हैं, पूरे गाय ही गाय चारों तरफ रोड पे, अगर निकल जाइए तो जान का खतरा हमेशा बना रहता है। तो पहले क्या होता था कि पहले केवल सांड हुआ करते थे, वो भी मर कहा और कहा कभी हो जाते थे। तो जिनके सांड होते थे, जो लोग छोड़ते थे, वो लोग क्या करते थे, लोहे की एक राड या कुछ ऐसे गर्म करके उस पर कुछ ऐसे निशान सा होता था, सिंबल टाइप का, और उसको खूब गर्म कर देते थे, गर्म करके और ले करके बछड़ा जो होता था या सांड होता था, सांड के पीछे जो है उसके जांग पे ऐसे थप्पा लगा देते थे, दाग देते थे, तो उसे दाग कहते थे। उसे पता चल जाता था कि हाँ इसने छोड़ा है। ठीक है, तो इसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसी तरह से दाग प्रथा शुरू किया। और दाग में क्या करता था कि जितने उसके घोड़े होते थे सभी घोड़ों पे दाग लगा देता था, उसके जांघों पे गर्म करके निशान, जो भी लोहे को गर्म करके निशान लगा देता था, दाग लगा देता था, जिससे ये पता चल जाए अगर लड़ाई हो रही है, अगर घोड़े से कोई गिर गया, कोई भी सैनिक घोड़े से गिर गया, तो उस घोड़े का हमारे सैनिकों में से कोई भी यूज कर सकता है। इस तरह से पता चल जाएगा कि हमारा घोड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से दाग प्रथा शुरू किया। हुलिया क्या किया, पहले धोती पहन के, कोई भी धोती सोती ऐसे लोग जाते थे, जो गुलाम थे, गुलाम कैसे भी लड़ जाते थे नंगे पुंगे। लेकिन ये क्या किया कि कहा नहीं, सबका एक यूनिफॉर्म हुआ, सबको एक यूनिफॉर्म बनाया, हुलिया उनका चेंज कर दिया। तो हुलिया चेंज करने से ये पता चल जाएगा कि चूंकि उधर से भी गुलाम ही लोग लड़ते थे, इधर से भी गुलाम, तो पता नहीं चलता था। जब इधर से हुलिया चेंज हो गया तो इसके ड्रेस हो गए, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ हमारे सैनिक हैं, तो अच्छे से लड़ेंगे, इनका मनोबल टाइट रहेगा कि हमारे पास इस समय इतने लोग सैनिक हैं। तो हुलिया इन्होंने चेंज किया। तो दाग प्रथा किसने शुरू किया, हुलिया किसने किया, ये सब जो है ये क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। तो ये देखिए, इसने सिविल सर्विसेज में 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी में। तो देखिए इसके बाद है कि बिस्वा, ये भी पूछा था, बिस्वा, जो बिस्वा की प्रथा, जो हम लोग नापते हैं, खेत का मेजरमेंट करते हैं कि हाँ इतने बिस्सा खेत है, बिस्सा का मंडा है, 2 बिस्से का 1 मंडा होता है उत्तर प्रदेश में, आपके यहाँ जो भी होता हो। तो बिस्वा एक इकाई बनाया जो जमीन नापने के लिए इसका यूज किया जाता था। इसके साथ ही साथ बाजार पे नियंत्रण करा। पहले क्या होता था कि अपने मन से सब लोग बाजार करते थे, बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम के बाद वही अपना सामान लो सामान बदलो, तो इस तरह से चलता था। तो इसने कहा भाई ऐसे खुलेआम बाजार सिस्टम नहीं चलेगा, हम चूंकि आर्मी बना दिए हैं और सैलरी दे रहे हैं, तो कहां से घर से सैलरी देंगे, नहीं। इसने क्या किया कि बाजार नियंत्रण करने के लिए 50% का टैक्स ले लिया। कहा कि जो लोग भी आप आदान प्रदान करोगे, कुछ भी बेचोगे खरीदोगे, तो जो भी आप ऐसे बनिया लोग थे, तो बनिया लोगों से कहा कि 50% टैक्स आप लोग दोगे। और इस टैक्स का कलेक्शन और हिसाब किताब करने के लिए इक्तदार पद का निजात किया, यानी इक्तदार पद बनाया। ये लोग इक्तदार लोग क्या करते थे कि बाजार पे जो भी कलेक्शन होता था नियंत्रण करने के लिए, उस कलेक्शन का हिसाब किताब रखते थे कि किसके यहाँ से कितना आया, अच्छा कालूराम के पास कितना आया, गजोदर के पास से कितना आया, ये सब इस तरह से हिसाब करने के लिए इक्तदार का पद बना दिया। नेक्स्ट, टैक्स ने इसने लगाया। क्यों टैक्स इसलिए लगाया, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे आपने बाहुबली एक मूवी देखा होगा, बाहुबली में क्या करते हैं, जो बाहुबली मूवी में देखा कि उस जो विलन कैरेक्टर है, विलन कैरेक्टर की मूर्ति बनाने के लिए, सोने की मूर्ति बनाने के लिए सब गांव में जाते हैं, और जो भी उसके सैनिक होते हैं औरतों के गहने छीन करके किसी भी तरह से सब लूट पाट करके लाते हैं, और ला करके वहां पर उसकी मूर्ति उसको गला करके पिघला करके बनाते हैं। इसी तरह से अगर आपने कृष्णा देखा होगा, तो कृष्णा में भी कंस क्या करता था कि भेज देता था अपने दूत को, अपने जो भी उसके दूत हुआ करते थे, जाते थे गांव में, वहां छीना झपटी करते थे, सबके घरों से लूट करके लाते थे। तो पहले राजा लोग ऐसे लूट लूट करके अपना घर भरते थे और उसी से काम चलाते थे।
लेकिन ये जो कि आर्मी रखा, तो इसने क्या किया कि टैक्स रखा, टैक्स सिस्टम लगाया, टैक्स बाजार पे नियंत्रण करने के लिए। अब वो कलेक्शन वहां से आता था। क्यों? क्योंकि अभी जो है, अब वो नहीं चाहता था कि उसके जो भी प्रजा थी, प्रजा में गलत तरीके का कुछ भी फैले। वो चाहता था, वो नहीं चाहता था कि गलत संदेश जाए। वो चाहता था कि हमारी प्रजा खुश रहे और हम जो भी कमाएं एक लीगल तरीके से कमाएं। तो लीगल तरीके से अर्न कर रहा था, टैक्स लगाया। टैक्स में बाजार नियंत्रण के लिए 50% का टैक्स लगा दिया। और एक टैक्स था घराई और दूसरा टैक्स था चराई। घराई टैक्स क्या था? अगर आपका घर है तो घर के लिए भी आप टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, घर से रिलेटेड था। चराई क्या था? जैसे गाय बछड़ा भैंस वैस चरा रहे हैं, तो जिस जगह पे चरा रहे हैं, जहां भी चराएंगे तो आपको चराने के लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इस तरह से लिया था। लेकिन एक बात थी उस समय, यादव तो हम 100% मानते हैं कि टैक्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि नहीं देते होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर ज्यादा कोई बनेगा तो उसका क्या करेंगे? अभी हमारे यहाँ क्या करते हैं यादव लोग, क्या करते हैं कि कोई अगर बोल दिया ना, खेत में किसी तरह से जा रहे हैं, अगर किसी ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, अगर यादव की भैंस चली गई या गाय चली गई किसी खेत में, अगर बोल दिया किसी ने, तो क्या करते हैं, रात को पूरा उसका लगा हुआ चना, चाहे 1 बीघा हो 2 बीघे हो, पूरा चना अपने दोस्तों के साथ मिलकर काट देते हैं और रात को ही बाल करके उसको और पूरा अपने गाय भैंस को खिला देते हैं। सुबह जगोगे तो आपका खेत खाली। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि यादव लोग टैक्स, चराई टैक्स देंगे। नेक्स्ट है, प्रमुख कवि इसके समय थे, अलाउद्दीन के समय प्रमुख कवि थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को इसने अलाउद्दीन ने तोताए हिंद की संज्ञा दी थी। क्यों दिया था? क्योंकि अमीर खुसरो जो है, कुछ भी कोई बोलता था, खास करके अलाउद्दीन खिलजी जो कुछ भी बोलता था, तो इसको अमीर खुसरो जो है बिल्कुल उसको कविता के रूप में ट्रांसफॉर्म कर देते थे, यानी कविता के रूप में प्रस्तुत करते थे। तो इसलिए इनको तोताए हिंद कहता था। क्यों? क्योंकि किसी की बात को, यानी अलाउद्दीन की बात को ही अपने कविता के रूप में प्रकट करते थे। तो तोताए हिंद की संज्ञा दिया था। तो कवि पूछा जाता है कि प्रमुख कवि कौन थे? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन के दरबार में प्रमुख कवि कौन थे? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद की संज्ञा किसने दी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। अब इसने महत्वपूर्ण कुछ निर्माण किया था। ये महत्वपूर्ण निर्माण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो दिल्ली में अलाई मीनार का निर्माण किया। इसके साथ साथ अलाई दरवाजा का निर्माण किया, हौज खास का निर्माण किया, जिसे आपने बहुत सारी मूवियों में देखा होगा। चोर मीनार का निर्माण किया। अब चोर मीनार क्या था? चोर मीनार इस तरह से एक दीवार, इस तरह से दीवार हुआ करती थी और दीवार में इस तरह से छेद हुआ करते थे। जैसे आपने बाहुबली देखा होगा, तो बाहुबली में क्या था कि इस तरह से कुछ सीन बनी थी और अंदर सब लोग खड़ा थे, इस तरह से खड़ा करके अपना, ठीक है, इस तरह से जो भी अपना ढाल की तरह था, ढाल की तरह लगा करके खड़े थे, उसमें छेद था, उसमें भाला अंदर से लगा करके तैयार थे। आज जब ये सब कातिया कैकई या जो भी था, उसका कालू कलुट्टा सा, जो उसका जो जब उसको पहुंचते थे वहां पे मारने के लिए, तो उसी में से भाला से मारते थे, ऐसे जाके लगता था खब खब ना, कोप देते थे वो सब। तो इसी तरह से दरवाजा बनाया, चोर मीनार थी। इधर लोग इधर अंदर थे और इधर छुप करके बाहर से कहीं भी कोई भी अगर हमला करने आता था तो उसको देख लेते थे, लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता था। अगर कोई पास आना चाहे तो इधर से ही क्या करते थे, अंदर से भाला निकाल करके मार देते थे, इस तरह से कोप कोप के मारते थे, इस तरह से भाला निकाल करके, ठीक है। तो इस तरह से इसने चोर मीनार बनाया। आप फिगर में देख सकते हैं, जैसा कि बाहुबली में था, लेकिन बाहुबली में क्या था, टेम्पोररी बेसिस पे उन्होंने ढाल लगा कर बनाया, लेकिन इसने दीवार ही बना दिया था। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखिए 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हो जाती है और मौत के बाद बैठ जाता है गद्दी पे मलिक कफूर। मलिक कफूर बैठता है। तो चूंकि मलिक कफूर का एक तरह से मान लीजिए कि हस्बैंड की तरह ही था अलाउद्दीन खिलजी, ऐसा मानिए, क्योंकि इनके बीच में ऐसा रिलेशन था। तो इसने क्या किया, जैसे ही ये मरा अलाउद्दीन खिलजी, मलिक कफूर पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया कि इसको दिमाग ही नहीं था कि क्या करना है। ये पूरा उपद्रव मचा दिया, कटवाओ मरवाओ अपने ही लोगों को। अगर कोई कहते कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, तो उसी को कटवा मरवा देता था, आंखें तक निकलवा लेता था, कुछ भी कर देता था। इसके बेटे को ही मरवा दिया, अलाउद्दीन के बच्चे को खत्म करवा दिया, ठीक है। इसके बाद बैठता है मुबारक शाह, ये बैठ जाए, इसको मरवा दिया जाता है, मलिक कफूर को मार दिया जाता है। और मलिक कफूर को मारने के बाद बैठता है मुबारक शाह खिलजी, जो 1320 में बैठता है और 1320 में तक राज करता है। 1320 में नहीं बैठता है, क्योंकि देखिए जो मलिक कफूर होता है अधिक से अधिक 1 मंथ यहाँ पे शासन करता है, 1 महीने, यानी कि 36 दिन, 36 दिन नहीं होते 1 महीने में, अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो 36 दिन के लिए बैठता है और 36 दिन के बाद इसको भी मरवा दिया जाता है मलिक कफूर को। इसके बाद मुबारक शाह बैठता है। मुबारक शाह जो है 1320 तक गद्दी पे बैठा रहता है। इसके बाद तुगलक वंश आ जाता है और इसके बारे में, तुगलक वंश के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो देखिए इसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिया है, आप एक बार देख लीजिएगा इसने क्या क्या बनवाया है। अलाई मीनार, अलाई दरवाजा, हौज खास, चोर मीनार बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ये दाग और हुलिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्वा जमीन नापने की, और आर्मी, और ये जो है आर्मी सबसे ज्यादा सबसे बड़ी आर्मी थी इसकी। ये तीनों यहां से तो कम से कम याद ही रखिएगा। इक्तदार का पद किस लिए किया था ये भी ध्यान दीजिएगा। घराई और चराई किस लिए था। अमीर खुसरो को तोताए हिंद कहता था। और कुछ खास नहीं है। अली गुरसास इसका प्रारंभिक नाम था, इसने अलाउद्दीन खिलजी अपना नाम रख लिया था। मलिक मनी था मलिक कफूर का पहला नाम, इसके बाद मलिक कफूर हुआ, और मलिक कफूर को नायाब का टाइटल किसने दिया, अलाउद्दीन ने दिया। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट थे हमने डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं तुगलक वंश।